Hello students, welcome to B2B Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. So बेटा अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की फिज़िक्स, राइट, एंड वो भी हम हिंदी में कवर करेंगे। और जो पहला चैप्टर या यूनिट है इस पूरी 12th क्लास का वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर वैद्युतिकी। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बेटा, ये स्थिर वैद्युतिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थिर मतलब विराम, रुका हुआ, यानी यदि हमारे पास कोई आवेश है और वो रुका हुआ है, वो विराम के अंदर है, ठीक, तो ऐसे समझ लो कि उससे रिलेटेड जितना भी एनालिसिस होगा, विश्लेषण होगा, है ना, वो सब इस चैप्टर में अपने पास आ जाएगा। मतलब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही किसके बारे में, एक आवेश और उसके प्रभाव यानी चार्ज और उसके इफेक्ट्स, वो भी कहाँ पे, जब वो आवेश रुका रहता है। बोले ठीक है सर, चैप्टर का नाम का मतलब समझ में आ गया। अब बेटा अगली चीज़ जो बेटा इस चैप्टर के अंदर है ना, वो आप देख पा रहे हो लेक्चर 1 में, वो है चार्ज यानी कि आवेश। करेक्ट, हमें इसके बारे में हर छोटी से छोटी बात पता होनी चाहिए। देखो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है बट बहुत बड़ा है, और फंडामेंटली अगर आप नहीं समझोगे ना तो फिर आपको ये परेशान करेगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जीरो से उठाते हुए लेके चलूं, 10वीं में जो पढ़ाया ना उसका भी आपको आइडिया दे दूं, ठीक है, समय नहीं खराब करूंगा आपका, लेकिन इतना बताते हुए चलूंगा कि आपको आगे कहीं कोई दिक्कत ना आए और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस आए कि हाँ ये यूनिट का हर सवाल मेरा सही होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से शुरू करते हैं। तो हमने कहा पहले समझ लेते हैं हल्का सा कि आवेश होता क्या है, बहुत सादा भाषा में। भाई आवेश या चार्ज का मतलब है बेटा एक अंतर्निहित गुण, बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी, ठीक, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत बल को एक्सपीरियंस कर पाता है, उसकी अनुभूति कर पाता है। मतलब कोई ऐसा गुण जिसके कारण अगर उस पर स्थिर वैद्युतिक बल या इलेक्ट्रिक फोर्स भी कह लो वो लग रही है, तो हम कह देंगे कि भाई उसके पास आवेश या चार्ज जैसी कोई चीज़ है। अब इस चार्ज के बारे में कुछ छोटे छोटे से पॉइंट समझते हैं। तो हमने कहा मैं अगर आवेश या चार्ज की बात करता हूँ तो बेटा देखो सबसे पहला पॉइंट, इसको किससे अपन डिनोट करते हैं, क्यू से। ये क्यू छोटा कैपिटल क्यू दोनों हो सकते हैं, ठीक। इस क्यू की अगर मैं बात करता हूँ, ये दो कारणों से आता है हमारे पास, ध्यान से समझना बात को। एक तो बेटा क्या होता है कि कोई बॉडी है और उसके अंदर आपने क्या किया, बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए, बोले ठीक। फिर हमने कहा उसी तरह से हो सकता है कि मेरे पास कोई एक और बॉडी भी हो और अब की बार मैंने क्या किया, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन। बोले सर ऐसा क्यों, होने को तो अपन एटम में या परमाणु में बात करें तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, आप इलेक्ट्रॉन की बात क्यों कर रहे हो। बेटा असल में इलेक्ट्रॉन बेसिकली एक नेगेटिव यानी ऋणात्मक चार्ज वाला पार्टिकल है, ठीक। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ना न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, इसे बाहर निकाला भी जा सकता है और अंदर भेजा भी जा सकता है। न्यूक्लियस या नाभिक में से आप प्रोटॉन बाहर नहीं निकाल सकते। तो जब भी हम कहते हैं ना आवेश, कि भाई आवेश है, दो प्रकृति का है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वो मेजरली इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता के कारण होता है। जैसा कि यहां पर अगर देखोगे तो ये वस्तु उदासीन यानी न्यूट्रल रही होगी, पर आपने बाहर से इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब भाई कोई चीज़ जीरो पे थी, आपने नेगेटिव डाल दिया, तो ओवरऑल ये वस्तु तो नेगेटिवली चार्ज हो ही जाएगी। बोले हाँ सर बिल्कुल हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर कोई उदासीन जीरो थी, उसमें से नेगेटिव निकाल लो तो क्या बच जाएगा, बोले सर पॉजिटिव बच जाएगा। मैंने कहा बस यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होती है, जब इलेक्ट्रॉन आपने अधिक जोड़ दिए तो ये बॉडी नेगेटिव हो जाती है, ठीक। बिल्कुल इसी तरह से अगर पॉजिटिव है मतलब आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए होंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी रही होगी। बात समझ में आ गई। तो आवेश किसी वस्तु में किस कारण हुआ, इलेक्ट्रॉन की अधिकता या इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। आई नो बहुत छोटी चीज है, लेकिन इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं स्टेटमेंट बेस। मैं समझाता हूं कैसे। जब इलेक्ट्रॉन्स की बेटा अधिकता होती है, नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऐसी वस्तु का मास या द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन उसमें डाले होंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एक वस्तु उदासीन थी, उसमें नेगेटिव चार्ज डाल दिया गया, तो बताओ मास या द्रव्यमान पे कोई असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से बेटा अगर कोई वस्तु पॉजिटिवली आवेश है, चार्ज है, तो ऐसे केस में जो द्रव्यमान है वो थोड़ा सा घटेगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए। समझ में आती है बात। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता के कारण हम बॉडी को पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के हिसाब से बता सकते हैं। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आई। और बता रहा हूँ, ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ जो आवेश के बारे में अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए बेटा, वो है इसकी यूनिट। यूनिट बोले तो इकाई, यानी मैं जब भी आवेश की बात करूँगा तो इसकी यूनिट या इकाई मेरे बहुत काम की है, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ सबसे बेसिक, सबसे पहले तो आप ऐसे समझ लो बेटा
कि इसकी जो यूनिट है ना, वो हमारे पास 3 यूनिट्स हैं जो हमको जनरली ध्यान रखनी होती है और रखनी चाहिए। वो 3 यूनिट कौन कौन सी है देखो, समझो आप बेटा। एक तो होती है कूलाम्ब। कूलाम्ब जो है वो इसकी एसआई यूनिट है। हम जितनी जगह आवेश पढ़ेंगे कूलाम्ब में ही पढ़ेंगे वैसे तो, ठीक। तो ये कूलाम्ब हो गया एसआई यूनिट। एक होती है बेटा मेरे पास ESU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई। ये सबसे छोटी इकाई है और अगर मैं इसको 1 कूलाम्ब को लिखना चाहूं तो मैं बिल्कुल लिख सकता हूं 3 × 10⁻⁹ ESU। यानी मुझे 2 चीजें पूछी जाती हैं, सबसे छोटी इकाई और सबसे बड़ी इकाई। तो ये कूलम सबसे छोटी भी नहीं है, सबसे बड़ी भी नहीं है, तो ऐसा ही सिस्टम है। ESU जो है ये सबसे छोटी इकाई है और 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻⁹ ESU होता है। ये याद होना चाहिए आपको। इसके साथ साथ बेटा एक और इकाई है जिसे हम बोलते हैं फैराडे। अगर आपने सुना हो तो 10वीं क्लास में बहुत काम आता है। एक फैराडे का मतलब होता है बेटा 96,500 कूलम। ये हो गई बड़ी इकाई। तो ये 3 इकाइयां या यूनिट्स हैं जिसके बारे में अपने को नॉलेज होनी चाहिए। बोले ठीक है सर, ये याद कर लेंगे, बढ़िया, बस इतनी बात है। तो आवेश से रिलेटेड अगर मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे बात करूं तो हमें पता लग गया आवेश क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन्स कमी या अधिकता के कारण। कैसे कैसे होता है वो पता लग गया। यूनिट्स का आपको मैंने लिखवा दिया। ये पूरी स्लाइड तुरंत कॉपी कर लो और फिर अपन इसके 5 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक एक करके, जो हमें आनी चाहिए अच्छे से। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास, ठीक। तो अब यहाँ पॉज करो, पहले पूरा कॉपी कर लो, अच्छे से समझ लो, कोई चीज लगे दोबारा पूछ लो। ऑल्दो बहुत बेसिक है बट फिर भी, ठीक। मैं आगे बढ़ता हूं बेटा अगली स्लाइड के साथ। अब देखो बेटा बेसिक 4-5 प्रॉपर्टीज है ना चार्ज की, उनको देख लेते हैं एक एक करके, है ना, तुरंत हो जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट तो कह रहा बेटा आवेश जो है वो द्रव्यमान से जुड़ा होता है। ऑफकोर्स जुड़ा होता है। अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता जब होती है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो द्रव्यमान घट जाएगा। मतलब बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता, बिना आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। उदासीन वस्तुएं होती हैं, न्यूट्रल, कोई आवेश नहीं होता लेकिन द्रव्यमान होता है। यानी कि ऐसा देखा जा सकता है कि आवेश 0 हो जाए लेकिन द्रव्यमान जो है वो नॉन जीरो हो। लेकिन बेटा ऐसा संभव नहीं है कि द्रव्यमान 0 हो जाए और जो आवेश है यानी कि Q, ये Q हमें कैसा मिल जाए, नॉन जीरो। बेटा ये संभव नहीं। समझ में आ गई बात? बोले ठीक है सर। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि बेटा आवेश जो है वो गैर सापेक्षात्मक होता है। इसका मतलब होता है नॉन रिलेटिविस्टिक, मतलब ये चाल पे निर्भर नहीं करता। कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है Q, M की, ठीक, और इसे मैं बहुत तेज स्पीड से चलाने लग गया। कितनी तेज भाई? ऑलमोस्ट प्रकाश की जो चाल होती है उसके रिलेटिव स्पीड से बहुत तेज चलाया। बोले ठीक है सर। ऐसा करने पे बेटा आइंस्टीन के हिसाब से जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान बढ़ जाता है, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। बोले ठीक है सर। लेकिन जब हम आवेश की बात करते हैं तो ये नॉन रिलेटिविस्टिक है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर मैं Q की बात करूंगा तो जो बेटा Q रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। तो हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, करेक्ट, कि आप अगर किसी आवेश को बहुत तेज चलाओगे तो उसका द्रव्यमान तो बढ़ेगा लेकिन उसके आवेश पे कोई असर नहीं होगा। बोले ठीक है सर। अच्छा, तीसरा पॉइंट बेटा अपने लिए काफी ज्यादा काम का है, इसे हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। विशिष्ट आवेश जो शब्द है, इस शब्द का मतलब समझो पहले तो। विशिष्ट आवेश मतलब हो गया बेटा Q/m, यानी कि इसकी यूनिट भी देखोगे ना तो कूलाम प्रति केजी निकल करके आएगी। m द्रव्यमान किलोग्राम में और आवेश कूलाम में, तो कूलाम पर किलोग्राम। ये हो गया विशिष्ट आवेश। अब ये जो विशिष्ट आवेश है इस पे सवाल कैसे आएगा? सवाल ऐसे आएगा बेटा, हमें बोलेगा कि भाई आपके पास Q, M की एक वस्तु है जिसका आवेश Q और द्रव्यमान है। बोले ठीक है सर। अब इसे बहुत अधिक चाल से गति कराया गया, इसको मूव करवाया गया। बोले ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि बताओ M पे क्या असर होगा। हम बोलेंगे हमें पता है कि भाई M जो है वो आइंस्टीन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बढ़ जाता है। बोले सर Q पे असर बताओ। हमने कहा Q जो है उस पर कोई असर नहीं होता, Q अपना समान रहता है। बोले ठीक। विशिष्ट आवेश पे क्या होगा? अब उसके लिए पहले मुझे पता तो होना चाहिए ना विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो विशिष्ट आवेश Q/m है। m आपका बढ़ गया, Q उतना का उतना ही है, तो नीचे वाला बढ़ेगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
यानी कि विशिष्ट आवेश जो है वो कम हो जाएगा। समझे बेटा? तो विशिष्ट आवेश पे अब इतना कोई थ्योरी बता के थोड़ी सवाल आएगा, सीधा एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि भाई बहुत अधिक चाल से गति कराने पे विशिष्ट आवेश बढ़ जाता है। सही है कि गलत? मैं बोलूंगा गलत, क्योंकि विशिष्ट आवेश तो घटता है, पर पता होना चाहिए ना विशिष्ट आवेश होता क्या है उसके लिए, इसलिए ये पॉइंट अपन ने उठाया। ठीक है, अब ये तीनों पॉइंट को अच्छे से अपनी क्लास कॉपी में नोट कर लो। आप कॉपी मेंटेन करते हुए चलना बेटा, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलना, तब जाके लेक्चर का फायदा है। ठीक है, ये तो सारी क्लास वेस्ट है। ठीक है, ऐसे तो एक बार के लिए तीनों पॉइंट लिख लो। अभी अपन एक दो पॉइंट और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना, आराम आराम से करेंगे, कोई हड़बड़ी कोई जल्दबाजी नहीं। चलो मैं शुरू करता हूं अगली स्लाइड, है ना बेटा? चलो देखिए जरा आगे क्या है। आगे बेटा दो पॉइंट और है ना, बहुत ज़्यादा आसान है। एक तो कह रहा है कि भाई ये योगात्मक होता है। योगात्मक शब्द का मतलब हो गया कि आवेशों को आप नॉर्मल नंबरों की तरह योग किया जा सकता है, यानी +3 और -2 मिलाकर के आपको क्या मिलेगा? +1 मिलेगा। यानी कि अगर मेरे पास कभी भी Q नेट चाहिए तो मैं Q नेट को हमेशा क्या लिख सकता हूँ? Q1 + Q2 से लेकर के कितना? Qn। बहुत बेसिक चीज़ है पर सुनने में कोई बुराई नहीं है। अगला जो है ये मेरे लिए थोड़ा सा काम का है बेटा, इस पे ध्यान देने की बात। यानी अगला जो पॉइंट है वो कहता है कि भाई जो आवेश है वो आवेश क्वांटमाइज, मतलब ऐसे समझो तो क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटीकृत। क्वांटाइज्ड शब्द का मतलब समझ लो पहले, ये बहुत काम की चीज़ है। क्वांटाइज का मतलब होता है बेटा कोई चीज़ जो छोटे छोटे पैकेट्स या टुकड़ों में जाए। जैसे क्या होगा, ऐसे समझो कि कोई एक वस्तु है और उस वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश डाला जा रहा है, तो आवेश कैसे जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया। कभी ऐसा होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएं या 2.25 इलेक्ट्रॉन चले जाएं? ऐसे नहीं होगा ना। या तो आवेश +E होगा 1 इलेक्ट्रॉन का जितना, या तो 2E होगा 2 इलेक्ट्रॉन का जितना, या तो 3E होगा 3 इलेक्ट्रॉन का जितना। करेक्ट? कभी भी 3.684 जैसा आवेश नहीं हो सकता। बस यही वो चीज़ बोल रहा है कि आवेश क्वांतीकृत है, मतलब क्वांटाइज्ड है, मतलब पैकेट के फॉर्म में जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो आवेश जाएगा, जो भी Q होगा हमारे पास, वो Q बराबर, जो भी बेटा यहाँ पे आवेश Q होगा वो Q बराबर +- क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और आ भी सकता है। और साथ में यहाँ पर आ जाएगा Ne। बोले सर Ne का मतलब? E का मतलब तो हो गया कि कम से कम कितना चार्ज आएगा? इलेक्ट्रॉन। और N जो यहाँ पर है बेटा, ये N हमारे पास 1 2 3 4 0 हो सकता है अगर आवेश ना हो तो, पर हम बात ही आवेशित वस्तुओं की कर रहे हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। यानी या तो 1 इलेक्ट्रॉन जितना आवेश, या तो 2, या तो 3, या तो 4। समझे? इसके अलावा E के मान की अगर बात करते हैं तो बेटा E का जो वैल्यू निकल के आता है वो होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। 10⁻19 कूलम एक E का वैल्यू। अगर इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, अपने को पता है पॉजिटिव चार्ज है, अगर डाल दिए गए हैं तो नेगेटिव है, इसलिए +- ही आता है। तो ये खाली इतना बताता है कि जो Q होगा, किसी भी वस्तु पे जो आवेश या चार्ज होगा, वो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू ऑफ E होगा। मतलब E जो है उसका एक नंबर होगा साथ के साथ, 1 2 3 4 5 6 से मल्टीप्लाई करते हुए। समझ में आती है बात? ये हो गया बेटा क्वांटीकरण। बोले सर इस पे सवाल कैसे आ सकता है? मैंने कहा बिल्कुल आ सकता है, और बहुत आसान सवाल आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं कई बार। आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा और चारों में चार्ज की वैल्यू दे देगा और बोलेगा कि बताओ कौन सा आवेश संभव है ना, पॉसिबल कौन सा है। तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले n निकालूंगा Q/E करके। भाई मैं n निकाला Q/E, हमारे हिसाब से जो n आना चाहिए था वो 1 2 3 4 5 6 आना चाहिए था, यानी कि होल नंबर आना चाहिए। अब मान लो उसमें आ गया 6.78, मतलब ये संभव नहीं है। तो जहां पर भी n 1 2 3 4 5 6 जैसा कुछ आएगा, एक नंबर जैसा आएगा, उस पर्टिकुलर केस के अंदर तो क्या कह देंगे कि भाई ये संभव है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस पे सवाल इस तरीके से बन जाते हैं। क्लियर? श्योर? जो रेफरेंस बुक्स वगैरह हैं उनमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके ऊपर, तो गलती नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको कॉन्सेप्ट जरूर बता दिया। जहां पे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनने शुरू होंगे मैं खुद आपको यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है? चलो अब एक बार के लिए दोनों पॉइंट लिख लो फटाफट से, फिर 1 2 पॉइंट और बचे हैं, फिर अपन आवेश वाले पार्ट को खत्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट? चलो तुम कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूं बेटा। ये आ गया बेटा 2 और पॉइंट, है ना। ये तो आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं
जबकि विपरीत आवेश जो है वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। करेक्ट, मतलब जो एक जैसे लोग होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, और जो विपरीत प्रकृति के होते हैं उनके अंदर आकर्षण या फिर अट्रैक्शन होता है। ठीक, इसके साथ साथ एक शब्द और है जो मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम मैं इनमें खर्च नहीं करना चाह रहा। तो एक शब्द होता है बेटा, उसे बोलते हैं क्वार्क। ठीक, ऑल्दो ये तुम्हारे कभी काम नहीं आएगा अनटिल सवाल में ही क्वार्क लिख दिया जाए। बस आप ध्यान रखना क्वार्क क्या होते हैं। क्वार्क बेसिकली बेटा ऐसे समझो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसे जब बहुत मतलब उसको और तोड़ा जाए, पार्ट में डिवाइड किया जाए, तो एक संभवता, एक पॉसिबिलिटी बनती है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। यानी मेरे पास था तो इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस, इसको मैंने क्या किया, प्लस माइनस 2e/3 या प्लस माइनस e/3। मतलब इस तरीके से अगर अपन देखें तो एक बार प्लस माइनस 2e/3 आया, और एक बार अगर हम देख रहे हैं तो प्लस माइनस e/3 आ गया। तो ये जो दो है ना, ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल, मतलब अस्थायी आवेश है, जो प्रकृति में वैसे तो नहीं पाए जाते, लेकिन हमेशा पेयर यानी जोड़ों में पाए जाते हैं, और ये कुछ रिएक्शंस के दौरान बनते हैं, फिर वापस गायब हो जाते हैं। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ क्षण के लिए, बहुत कम समय के लिए टूटता है, प्लस माइनस e/3 प्लस माइनस 2e/3, और फिर वापस पेयर में आ जाता है, जुड़ जाता है। करेक्ट। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज हो सकता है क्या, तो मैं कह सकता हूं हाँ, क्वार्क्स का होता है, लेकिन वो अनस्टेबल यानी कि अस्थायी होते हैं। ठीक है, हाईली अनस्टेबल। जो ये ऊपर वाला है बेटा, इसको बोल दिया जाता है अप क्वार्क। ये जो कम वाला है, इसको बोल दिया जाता है डाउन क्वार्क। तो ये दो तरीके के होते हैं, बस नॉलेज के लिए बता दिया, बाकी इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, चलो फटाफट से इसको लिख लो, और फिर अपन मेन पार्ट पे बढ़ते हैं अपने। अभी तक तो हमने बस आवेश क्या होता है, ये वो बेसिक चीज़ें देख ली। अब हम शुरू करेंगे आवेश कैसे करेंगे, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करेंगे, उस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। ठीक है, ऐसे। चलो आप पॉज करके कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। चलो अब अपन आ गए बेटा ये वाले पार्ट पे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन की विधियाँ। बेसिकली बेटा अपने पास अगर आप देखोगे ना, तो तीन पार्ट है, तीन तरीके हैं बॉडी को आवेशित करने के। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, और न्यूमेरिकल अप्रोच पे थोड़ा ध्यान देंगे और सवाल लगाएंगे। तो हमने कहा कि पहला जो है दैट इज चालन द्वारा आवेशन। चालन मतलब कंडक्शन, हल्की इंग्लिश का आइडिया रखा करो। तो चालन की अगर मैं बात करूं, कंडक्शन की बात करूं, तो उसमें क्या होता है बेटा, ये आपने 11th में भी अगर ध्यान हो, थर्मल प्रॉपर्टीज हैं, ऊष्मीय गुण जो है उसके अंदर पढ़ा होगा कि दो वस्तुओं को अलग अलग तापमान पे जो होती हैं, जब संपर्क में लाया जाता है तो उनमें ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ये जो तरीका है प्रवाह की, जो विधि है, उसे हम चालन कहते थे। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पर मान लो हमारे पास कोई दो बॉडीज हैं, अच्छे से समझना मेरी बात को। हमारे पास क्या हुआ बेटा, दो बॉडीज हैं, एक ये रही और एक और बॉडी हमने यहाँ पे ले ली, और यहाँ पे इन दोनों बॉडी की अगर हमने बात की तो एक के पास तो क्या था, चार्ज, मान लो प्लस क्यू चार्ज था इसके पास, क्यू, और एक के पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल थी। अभी ये दोनों दूर दूर है तो इनको आपस में कोई लेना देना नहीं है। अब हम इन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे। कांटेक्ट में लाने पर क्या होगा बेटा, जैसे ही कांटेक्ट, समझते हुए चलना, मैं इसी में कर रहा हूँ, अभी कोई दोनों के पास चार्ज नहीं है, जैसे ही इनको हमने एक तार से जोड़ दिया, ऐसा करते ही ये जो प्लस वाला चार्ज है बेटा, ये प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ जाने लग जाएगा, इसका जो प्लस चार्ज है ये घटेगा और इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा। क्या बात समझ में आई मैंने क्या किया, एक आवेशित वस्तु, एक निरावेशित उदासीन, दोनों को संपर्क में ले आए कांटेक्ट में। ऐसा करने पे जिसके पास चार्ज था उसने अपना चार्ज दूसरे को देना शुरू कर दिया। करेक्ट, संपर्क के कारण उनमें चार्ज जो है यानी कि आवेश, उसका प्रवाह होना शुरू हो गया। ऐसा होने के बाद थोड़ी देर बाद, जब तक ये दोनों एक दूसरे को चार्ज दे रहे थे, दे दिए, अब रुक गए। अब इसके बाद हमने इन दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो अब हमने जब इन दोनों को अलग अलग किया इस प्रोसेस के बाद, तो प्रोसेस के बाद अलग करने पर ये देखने को मिला कि भाई ये जो दोनों बॉडी थी, इन दोनों ही बॉडियों के पास, पहले अगर मैं देख रहा था तो कोई चार्ज नहीं था, अब इन दोनों ही बॉडियों के पास मैं देख रहा हूं तो इसके पास भी कुछ प्लस चार्ज आ गया और इसके पास भी कुछ प्लस चार्ज आ गया। करेक्ट, मतलब हमने क्या किया, एक आवेशित थी, एक निरावेशित थी, मतलब सॉरी उदासीन थी, दोनों को संपर्क में लाए और फिर अलग कर दिया।
तो ऐसा देखने को मिला कि संपर्क के कारण इसने अपना कुछ आवेश इसको दे दिया, तो इसका आवेश थोड़ा कम हो गया और दूसरे वाले का बढ़ गया। तो ये जो विधि है जिसमें संपर्क के कारण आवेश एक से दूसरे में जाता है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। बोले ठीक है सर, मतलब कुल मिला के अगर मोटी मोटी बात करें तो मोटी मोटी बात ये हो गई बेटा कि यहाँ पे जो आवेश का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, संपर्क के कारण। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने कहा गुड। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे बनेगा वो समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, समझना। पहले इसको अगर कॉपी करना चाहो तो कर लो, बाकी ये तो बेसिक है। ठीक, आप पॉज करके कर लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको एक बहुत बेसिक नोट बताने जा रहा हूँ, उसी नोट के ऊपर एग्जाम्पल है। मैं नोट समझाऊंगा, एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे, फिर करके दिखाऊंगा। आपका आंसर मैच होना ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। हमने कहा कि भाई हमारे पास लेट से कोई दो स्फेरिकल बॉडी काम करते हैं ना, गोले बना ही लेते हैं। ये लो, एक ये है और एक ये है। अच्छे सुनना, हमने क्या कहा कि भाई इन पे जो आवेश है, इस पे कुछ Q1 आवेश था, इस पे कुछ Q2 आवेश था, और इसके अलावा इसकी जो त्रिज्या थी वो कुछ R1 थी, इसकी जो त्रिज्या थी वो R2 थी। ये केवल नोट बता रहा हूँ, क्यों कैसे नहीं बता रहा हूँ, आगे का है, लेकिन सवाल यहाँ बन जाते हैं तो हेल्प करने के हिसाब से बता रहा हूँ। तो हमने कहा Q1 R1 Q2 R2 था, यहाँ पे लेट से एक तार लगी हुई थी, स्विच लगा हुआ था और अभी तार खुली हुई थी। ठीक, हमें ये बोला गया कि अगर हम इन गोलों को, ठीक, यानी जिस तार से जोड़ा जा रहा है उस तार में जो स्विच है उसको बंद कर दें। अब देखो स्विच को बंद कर दिया गया है, तो स्विच बंद करने पर अब जो नया आवेश आएगा वो आएगा Q1 डैश, और इस पे जो आवेश आएगा वो आएगा Q2 डैश। बोले सर सबसे पहले तो ऐसा क्यों हुआ? अरे भाई जैसे ही तार से जुड़ा चालन होने लगा, चालन होने पे आवेश एक जगह से दूसरे पे जाता है। तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि जब आपने इसको तार से जोड़ दिया, संपर्क में ले आए, उसके बाद अंतिम आवेश दोनों पे कितना होगा, तो मैं वो बताने जा रहा हूँ। और बेटा इस पे 3 से 4 PYQ आ चुके हैं ऑलरेडी, तो बहुत ध्यान से समझना। तो मैंने कहा कि अगर मुझे Q1 डैश चाहिए, यानी इस पे अंतिम आवेश चाहिए, तो आप सीधे सीधे क्या करो, कुल आवेश यानी Q1 प्लस Q2 दोनों का जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय कुल त्रिज्या दोनों की कितनी थी, R1 प्लस R2, और Q1 पे चाहिए था तो किससे मल्टीप्लाई कर दो। आप सीधे सीधे अगर देखोगे, ये बेसिकली ऐसे समझो कि सादा भाषा में जितना बड़ा गोला होगा उतना ज़्यादा आवेश होगा, यानी कि जो आवेश है वो गोले की त्रिज्या पे निर्भर करेगा। तो इसलिए अगर मुझे 1 पे चाहिए तो आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से। ऐसे ही Q2 डैश के लिए क्या करोगे, Q टोटल डिवाइडेड बाय R टोटल, यानी पहले मैंने पूरे आवेश को पूरी त्रिज्या पे डिवाइड कर दिया, और फिर मुझे 2 पे चाहिए था तो इसलिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के अगर मेरे पास 2 गोले हैं, एक पे आवेश Q1 Q2 R1 R2, और मुझसे पूछ ले कि भाई जोड़ने के बाद, संपर्क में लाने के बाद अंतिम आवेश कितना आएगा, तो Q टोटल बाय R टोटल, 1 पे चाहिए तो R1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से चाहिए तो R2 से मल्टीप्लाई कर दो। बोले ठीक है सर, और मैंने कहा और एक चीज़ है, एक छोटा सा स्टार पॉइंट है, उसको भी सुन लेना साथ के साथ। इसी में अगर मुझे बोल देता कि भाई R1 बराबर R2 हो गया तो क्या होगा, मैं समझाता हूँ। R1 R2 बराबर होते ही ऊपर भी R प्लस R 2R, तो R और 2R में से R कट के नीचे क्या बचेगा, 2। भाई R नीचे R प्लस R 2R कट के नीचे 2 बच जाएगा। इसमें भी वैसे ही होगा, R और R 2R नीचे 2 बच जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं कि Q1 डैश या Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2। देखो कितनी बेसिक सी चीज़ है। यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि अगर दोनों की त्रिज्या बराबर होती तो संपर्क में लाके अलग करने पे दोनों पे जो आवेश आता वो कुल आवेश डिवाइडेड बाय 2 आ जाता, यानी Q1 प्लस Q2 बाय 2, यानी कि औसत, यानी कि एवरेज चार्ज। समझे बात को? ऐसे तो बेटा अभी तक जितनी क्लास हुई है ना, उसके अंदर ये वाला पार्ट है जो हमारे लिए न्यूमेरिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो इसको अच्छे से दिमाग में बैठाओ, दिमाग में, दिल में एकदम अच्छे से याद कर लो, और अगला सवाल दे रहा हूँ उस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, चलो अब तुम इसको कॉपी करो, पॉज करके
मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ और उसका डिस्कशन करने जा रहा हूँ। चलो भाई, ये आ गया अपना सवाल। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए बेटा, बता रहा हूँ। मतलब कर भी दोगे तो क्या करेंगे, लेकिन नहीं होना चाहिए। हम कह रहे हैं Q और R, यानी देखो ये रही इंफॉर्मेशन। हमेशा सवाल में इंफॉर्मेशन ढूंढा करो कि क्या दिया है। वो चाबियां हैं बेसिकली, ऐसे समझो, उन्हीं से अपने सवाल का जो ताला है वो खुलेगा। तो ये Q और R पता लग गया। कह रहा है कि R और 2R, अच्छा समान आवेश बोल दिया, देखो समान आवेश यानी समान आवेश Q, दोनों का आवेश सेम हो गया और त्रिज्या R और 2R दे रखी है अपने को। बोले ठीक है सर, यहाँ से शुरू करते हैं। समान आवेश Q और 2R एक तार से जुड़े हुए हैं, ठीक। और फिर बोला गया है कि बताना है कि तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा। सवाल हमेशा ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछ रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि गोलों पे अंतिम आवेश कितना है, वो आपसे पूछ रहा है कि भाई तार में कितना आवेश प्रवाहित होने जा रहा है। मतलब मैं आपको डायग्राम बना के हल्का आइडिया दे देता हूँ कि भाई दो ये दे रखे हैं गोले, हमें बोल दिया गया है कि इस पे भी Q आवेश है, इस पे भी Q है, इसकी त्रिज्या R है, इसकी त्रिज्या 2R है और इनको एक तार से जोड़ा गया। तो तार से जोड़ने पर इस तार में कितना आवेश प्रवाहित होगा, ये अपने को बताना है। तो मैंने सवाल डिकोड कर दिया आपके लिए। अब आप पहले पॉज करो, सॉल्व करो, अपना आंसर निकाल लो कि आपकी समझ के हिसाब से ये आंसर आ रहा है। फिर आप चेक करो मैं क्या कर रहा हूँ, फिर देखो आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो लोड लेने की जरूरत नहीं, अभी सीख रहे हो, सीखो, फिर जब सवाल करोगे बुक्स में तब अप्लाई करना। बोले ठीक है सर। चलो, तो आप पॉज करके कर रहे होंगे और कर चुके होंगे और मैं शुरू करता हूँ इसका डिस्कशन। मैं इतना तो जानता हूँ कि ये जो Q था, मैं इसको 1 बोलने जा रहा हूँ, मैं इसको 2 बोलने जा रहा हूँ। मैं बस एक काम कर रहा हूँ कि Q1 डैश निकाल ले रहा हूँ। तार से जोड़ने के बाद 1 पे अंतिम आवेश कितना आएगा। बोले ठीक है सर। उसका तरीका था Q प्लस Q, दोनों का चार्ज टोटल जोड़ दो, R प्लस 2R, बेसिक फॉर्मूलेज लगा रहा हूँ, इंटू 1 पे चाहिए था तो किससे मल्टीप्लाई करता मैं, R से। अब यहाँ से मैं देखूंगा तो Q और Q आएगा 2Q, ये नीचे आ जाएगा 3R इंटू कितना R, R से R कटा, ये निकल के आ जाएगा 2Q/3। बोले ठीक। मतलब Q1 डैश की अगर मैं बात करूं तो वो आ गया 2Q/3। पहले कितना था, पहले भाई Q था, तो मतलब ये तो समझ में आता है कि गोले पे Q था और अब 2Q/3 रह गया, तो जो कम हो गया वो चला गया होगा ना, तार में से तो प्रवाहित होगा। वही तो हमसे पूछा गया था। यानी कि अगर मैं आंसर की बात करूं तो देखो कितना आसान है। आंसर होना चाहिए कितना था और कितना बच गया। मतलब टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ से Q/3 चला गया, कहाँ से चला गया होगा, तार से चला गया होगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, Q/3। अब मान लो मैं तुम्हें सवाल में ये आइडिया नहीं देता कि अपने को प्रवाहित आवेश चाहिए, तो तुम तो 4 ऑप्शन देखते, तुम्हारे दिमाग में तुरंत आता कि आवेश निकालो, तुम निकालते 2Q/3 और ऑप्शन में वो भी होता, तुम मार्क करके गड़बड़ कर देते। अब मत कर, समझ गए बात को। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि पूछा क्या गया है। करेक्ट हो सकता है जो जनरली पूछा जाता है उससे थोड़ा अलग पूछा गया। क्लियर, बस इतनी सी बात। तो आई एम श्योर आपका भी सही होगा ज़्यादातर का, कुछ एक का नहीं भी है तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है ना। आगे से ध्यान रखना थोड़ा सा कि गलती कर कहाँ रहे। एक बार अच्छे से सॉल्यूशन कॉपी कर लो, समझ लो, और फिर मैं आगे चलता हूँ। 2 और विधियाँ हैं, तुरंत कंप्लीट करते हैं, बहुत बेसिक है, उसमें समय नहीं लगेगा, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ओके, तो बेटा 3 विधियाँ थी, एक चालन हो चुका है, दूसरा जो हमारे पास आता है वो है प्रेरण। ठीक है, प्रेरण का मतलब होता है बेटा इंग्लिश में इंडक्शन। प्रेरणा लेते हैं ना किसी से, इंड्यूस होना, जैसे मतलब हम सभी प्रेरित होते हैं ना आसपास के लोगों को देख के, तो मतलब वही चीज़ है कि एक को देख के दूसरा क्या सीख रहा है, राइट, उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको प्रेरण कहते हैं। जैसा कि मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले प्रेरण होता कैसे, क्योंकि इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेटमेंट है एनसीईआरटी में, जिस पे क्वेश्चन बन सकता है। ध्यान से सुनना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि लेट से हमारे पास कोई एक वस्तु थी इस प्रकार, ठीक। अब हमने क्या किया, हम इसके पास एक दूसरी वस्तु लेकर के आए जो पॉजिटिवली चार्ज थी, मतलब धनात्मक रूप से आवेशित थी। ये अभी अपने पास न्यूट्रल थी, इसके पास कुछ नहीं था, ठीक। जब इसको मैं पास लेकर के आया
तो हुआ क्या, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ई खुद कैसा होता है, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं चलने के लिए, मतलब वो आराम से मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस पॉजिटिव की तरफ खींचे चले आते हैं, ये इधर आने लग जाते हैं, और यहाँ पे क्या नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा, बोले हाँ सर, जहाँ पॉजिटिव हो तो नेगेटिव को खींचेगा। अच्छा, जहाँ से नेगेटिव चला गया वहाँ पर क्या बच जाएगा, पॉजिटिव आवेश। ये जो पूरा का पूरा प्रक्रम है ना बेटा, इसको बोला जाता है प्रेरण। यानी कि एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु में या दूसरी वस्तु के अंदर आवेशों को अपनी तरफ खींच लेती है, नेगेटिव को, पॉजिटिव है तो, और नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव को खींच लेती है, और उस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो ये जो प्रक्रम हुआ जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव को सेपरेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, इस प्रक्रम या प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, प्रेरण कहते हैं। समझ गए, ये प्रेरण है पहले तो, ठीक। अब सवाल उठता है कि सब प्रेरण से आवेशित कैसे किया जाता है या चार्जिंग कैसे की जाती है। बहुत ज़्यादा काम का नहीं है अपना, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ क्योंकि दिया हुआ है किताबों वगैरह में, ठीक है, समझ लेना। तो तरीका इसका बहुत आसान है, वो यही है कि मान लो एक वस्तु थी न्यूट्रल और एक और वस्तु थी न्यूट्रल, दोनों आपस में जुड़े हुए, ठीक। अभी दोनों के पास कोई आवेश नहीं है। अभी इसी के अंदर हमने क्या किया होता, मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव ले आता, तो ऐसा करने पे बेटा यहाँ नेगेटिव इकट्ठा हो जाता, यहाँ पॉजिटिव आता, फिर यहाँ नेगेटिव, फिर यहाँ फाइनल क्या होता, पॉजिटिव। मतलब ये संपर्क में है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में आ जाता, क्योंकि दोनों चिपके हुए थे, करेक्ट। तो यहाँ चालन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, प्रेरण हुआ था। अब हमने क्या किया, ये जो वस्तु को लाए थे इसको तो यहाँ का यहीं रखा, और ये जो दोनों बॉडी कांटेक्ट में थी, संपर्क में थी, इनको हमने अलग अलग कर दिया, ठीक, अलग अलग कर दिया। तो लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो इसका नेगेटिव था वो अभी यहाँ पर ही है, और जो पॉजिटिव था वो यहाँ पर ही है। अब हम जिसको लेके आए थे ना उसको हटा दिया, इसको हटा दिया, तो अब हमारे पास केवल क्या रह गई, ये दोनों बॉडीज रह गई, ठीक। और ये दोनों बॉडीज पे जो चार्ज बचा था, अब ये नेगेटिव इसमें फैल गया, जो पॉजिटिव था वो इसमें फैल गया, ठीक। इस तरह से हमने ये देखा कि पहले तो दोनों वस्तुएं जो थी वो उदासीन थी, दोनों पे ही आवेश नहीं था, संपर्क में रखी हुई थी। फिर हमने, चाहो तो मैं उसका भी डायग्राम बना देता हूं तुम्हारे लिए, कि बिल्कुल शुरुआत में ऐसा कुछ था, ऐसा, यानी दोनों पे ही आवेश नहीं था। फिर तुम एक वस्तु पास में लाए तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, फिर उसके बाद इनको अलग अलग कर दिया गया। सिंस ये यहीं पर ही है तो नेगेटिव इधर ही रहा और पॉजिटिव इधर ही रहा। अब ये चला गया, अब एक बार गया, अब इलेक्ट्रॉन हवा में से कूद के तो आ नहीं सकता, संपर्क तो हट गया, इसलिए नेगेटिव इसमें ट्रैप हो गया और पॉजिटिव इसमें ट्रैप हो गया। पॉजिटिव यानी कि धनावेश यहाँ रुक गया और ऋणावेश यहाँ रुक गया। तो हमने देखा कि जिन दोनों पे आवेश नहीं था, दोनों पे ही क्या आ गया, आवेश। ये एक तरीका है कि कैसे बॉडी को आवेशित किया जा सकता है प्रेरण को इस्तेमाल करके। क्या इस पे सवाल बनाया जा सकता है? नहीं, ठीक, केवल स्टेटमेंट बेस्ड सवाल बनेगा जो मैंने अगली स्लाइड में रख दिया है। अभी आप एक बार समझते जाओ पहले कि होता क्या है, बस इंफॉर्मेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पर ही बेटा अगर अपन देखें ना, तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगेन इम्पॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा है, सुन लेना, हो सकता है काम आ जाए। तो ये जो आवेश है जो लाया गया उसे हम लोग बोल देते हैं Q नॉट। भाई हम कह दे रहे हैं कि जो आप आवेश लेके आए हो वो कितना है, Q नॉट, और ये जो आवेश प्रेरित हुआ है इसे बोला जाता है QIND, मतलब Q इंड्यूस या प्रेरित आवेश। तो आपसे हो सकता है कि कहीं पर ये जिक्र हो जाए कि ये प्रेरित होगा कितना, ये कितना आवेश प्रेरित होता है, तो उसका एक्सप्रेशन बता रहा हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा है, Q नॉट 1 माइनस 1 बाय K नॉट, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर ठीक है, फॉर्मूला तो समझ में आया, लेकिन इसमें ये है क्या चीज़, ये जो इसके अंदर Q नॉट है, Q इंड्यूस है, K नॉट है, ये क्या है? तो मैंने कहा भाई देख, ये लिखा तो है, Q नॉट मतलब जो आवेश लेकर के आए, जो आवेशित यानी प्रेरित कर रहा है, Q इंड्यूस जो आवेश प्रेरित हो गया है, ठीक। और रही बात K नॉट की, होता वैसे ये K है, लेकिन फिर अपन क्या करते हैं, आगे जाके K पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो K और ये K मिक्स हो जाता है, तो मैंने K नॉट लिख दिया अपने लेवल पर। ये जो K नॉट है इसको बोला जाता है बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी कि परावैद्युत नियतांक,
इसको परावैद्युत नियतांक बोलते हैं। ये यही बताता है कि कितना प्रेरण हो पा रहा है, करेक्ट। ये जो परावैद्युत प्रेरण आता है ना नियतांक, बेटा इसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से याद करना चाहिए कि किसका कितना होता है। तो अगर मैं बात करता हूं के किसका या के नॉट किसका, चालक का, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए बेटा कि चालक का के नॉट जो है वो कितना होता है, अनंत। मैंने क्या कहा, चालक का के नॉट कितना निकल के आ गया, अनंत। और चालक की जगह कुछ और होता, लेट से, है ना, चालक की जगह मान लो कुछ और होता, और कोई भी चीज़, कोई भी परावैद्युत होता, तो मैं इसके लिए लिखता कि के नॉट जो है वो लेस देन इन्फिनिटी, या मैं और जनरल में लिख देता हूँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें भी अपन तो ग्रेटर देन 1 लिखते हैं। ये जो ग्रेटर देन 1 अपन ने लिखा, ये अपन ने किसके लिए लिखा बेटा, ये अपन ने लिख दिया परावैद्युत के लिए। सिर्फ सुनते जाना, भी मैं एक बार रिपीट कर दूंगा आपको, परावैद्युत के लिए, ठीक। इसके अलावा अगर मान लो मेरे पास एक और चीज़ पूछना चाहे तो एक और चीज़ पूछ सकता है कि निर्वात के लिए कितना होगा। ढंग से समझना, तो निर्वात की जब बात करते हैं तो उसके लिए जो के नॉट आता है वो आता है बेटा 1, यानी निर्वात का जो के नॉट है वो हमारे पास कितना आ गया, 1। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि अगर हमसे कभी पूछ लिया गया कि आप क्यू नॉट आवेश लाए और इसमें क्यू इंड्यूस प्रेरित हो गया तो वो कितना हुआ, तो क्यू इंड्यूस बराबर क्यू नॉट जितना लाए थे, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के नॉट। के नॉट का एक्चुअल मतलब अभी के लिए होता है परावैद्युत नियतांक। परावैद्युत नियतांक जो है वो चालक का अनंत होता है, इन्फिनिटी, निर्वात का 1 होता है, और किसी परावैद्युत यानी निर्वात और चालक को छोड़ के कुछ भी ले लो वो 1 से बड़ा होता है। अब 1 से बड़ा सब मटेरियल पदार्थ के लिए अलग अलग हो जाता है। बोले ठीक है सर, इससे कुछ और पता चल जाएगा। मैंने कहा हाँ, देखो क्या पता चलेगा। अगर आप चालक की बात करो के नॉट अनंत, 1 बटा अनंत 0, यानी क्यू इंड्यूस किसके बराबर आएगा, क्यू नॉट। ये क्यू इंड्यूस भी बेटा हमने केवल और केवल क्या बताया, परिमाण। बात समझ में आती है, परिमाण, क्योंकि ऑब्वियस बात है प्लस है तो उसके पास नेगेटिव आएगा, नेगेटिव होता तो उसके बाद पॉजिटिव आता, तो परिमाण लिख दिया। तो अगर के नॉट अनंत डालोगे तो 1 बटा अनंत 0, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। मतलब जितना लाए पूरा का पूरा प्रेरित हो गया चालक के अंदर, क्योंकि चालक में बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं। लेकिन अगर उसी की जगह निर्वात होता तो 1 बटा 1 1, 1 माइनस 1 0, यानी क्यू इंड्यूस क्या होता है, 0। ऑब्वियसली बेटा निर्वात में कोई माध्यम ही नहीं है, जब कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कहाँ से, तो कोई प्रेरित होना भी नहीं चाहिए। बात भी सही है, समझ गए। तो ये कहानी है पूरी। तो हम एक बार देख लेते हैं। प्रेरण मतलब जब एक वस्तु दूसरे के अंदर आवेश को अलग अलग कर दे, बस ये समझने के लिए है। फिर ये जो प्रेरण है, इससे अगर मैं करना चाहता हूँ आवेशन, तो 2 वस्तुएं ली, बिल्कुल 0-0 चार्ज की, उसके पास चार्ज बॉडी लाई, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, फिर दोनों बॉडियों को अलग अलग कर दिया, फिर जिसको लाए थे उसको हटा दिया, तो जो 0-0 थे उनके ऊपर कुछ कुछ आवेश आ गया। ये तरीका हो गया कि कैसे अपन आवेशित करते हैं। और फिर जो अपने काम की चीज़ थी वो यहाँ लिखी हुई है बेटा, कि क्यू नॉट लाने पे कितना प्रेरित हुआ, उसमें के नॉट क्या था, के नॉट की तीनों वैल्यू। ये इस चैप्टर के अगले चैप्टर तक भी काम आता रहेगा, तो बिल्कुल रट जाना चाहिए दिमाग के अंदर अच्छे से कि कितना के नॉट का वैल्यू होता है, करेक्ट। तो अभी के लिए आप इतना कॉपी करो अच्छे से, दिमाग में बैठा के समझदारी के साथ, फिर अपन अगले पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो पॉज करके पूरा कॉपी कर लो बेटा, और मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक। देखो बेटा, एक छोटा सा स्टेटमेंट, मैंने कहा था ना एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि प्रतिकर्षण विद्युतीकरण का निश्चित परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कि रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मतलब 2 वस्तुओं में आवेश है या नहीं है, वो इस बात से पता चलता है कि वो प्रतिकर्षित, रिपल्शन होता है कि नहीं होता। अगर 2 वस्तुएं आकर्षित होती हैं तो जरूरी नहीं है कि उनमें आवेश हो। देखो कितना आसानी से समझ सकते हो। हमने कहा था कि भाई वस्तु ली और रख दी, ठीक, ये लाइन की जरूरत ही नहीं। फिर हमने कहा था यहाँ लेके आते हैं प्लस, ठीक,
यहाँ पे क्या आएगा, बोले सर माइनस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब तुम पहले तो इतना देखो कि इस वस्तु में पहले कोई आवेश था क्या, बोले सर नहीं था, जीरो था। ये प्लस लाने के कारण इधर माइनस और प्लस आया, बाकी आवेश तो नहीं था। बोले ठीक। अब क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये प्लस इसको अपनी ओर खींचेगा F1 फोर्स से। बोले हाँ सर बिल्कुल खींचेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को आकर्षित करेगा। इस पॉजिटिव को, जो दूसरा वाला पॉजिटिव है, इसको ये वाला प्लस क्या प्रतिकर्षित करेगा कुछ F2 फोर्स से। बोले बिल्कुल, पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का देगा। अच्छा, कौन ज़्यादा ताकतवर होगा, F1 की F2? बोले सर हमको तो लग रहा है कि F1 होना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि सर ये दोनों पास पास में हैं, जितना आवेश पास में होंगे बल उनके बीच में उतना अधिक होगा। ये तो लॉजिक सी बात है, बेसिक सी बात है। बोले हाँ सही बोला एकदम। मतलब ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जो F1 है, ये F1 ज़्यादा ताकतवर है, ये F1 बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ऐसे समझो इसके मुकाबले। तो ओवरऑल जो ताकतवर होगा उसी की तरफ तो जाएगा। बोले हाँ, मतलब ओवरऑल इन दोनों वस्तुओं के बीच में जो होगा वो है आकर्षण। बोले हाँ सर बात तो सही है। मतलब क्या हुआ, एक आवेशित वस्तु ने एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर लिया। मतलब ये कि आकर्षण बल किसके बीच में लग गया, एक वस्तु जो आवेशित है और एक वस्तु जो उदासीन है, न्यूट्रल है, उनके बीच में लग गया। तो मतलब ये हुआ ना कि न्यूट्रल और पॉजिटिव के बीच में बल लग सकता है, आकर्षण। करेक्ट। मतलब अगर आकर्षण है तो दोनों आवेशित तो जरूरी है क्या? नहीं, एक न्यूट्रल भी हो सकती है। लेकिन नेगेटिव, ये जो रिपल्शन होता है उसमें ऐसा नहीं हो सकता। मतलब एक उदासीन और एक आवेशित वस्तु के बीच में कभी भी प्रतिकर्षण नहीं हो सकता। तो यानी कि अगर प्रतिकर्षण हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि जो दो वस्तुओं के बीच में लग रहा है वो दोनों ही वस्तुएं किस प्रकार की होनी चाहिए, आवेशित होनी चाहिए। समझ गए बात को? वो यही कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर प्रतिकर्षण हुआ तो मतलब क्या दोनों वस्तुओं में आवेश है? हाँ। अगर आकर्षण हुआ तो क्या दोनों वस्तुओं में आवेश है? जरूरी नहीं है। समझ गए बात को? बोले हाँ सर, मेरे हिसाब से समझ जाना चाहिए। एक बार भले दोबारा देख लो और इस पॉइंट को अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ये स्टेटमेंट आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, काम का है। मतलब प्रेरण में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरे नंबर पे K0 हो गई जो आ सकती है डायरेक्टली यहाँ से। ठीक, चलो अब इसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। ठीक है, अच्छे से यही चीज़ लिखना है कि प्रतिकर्षण अगर हो रहा है तो दोनों आवेशित होंगी, ये ज़रूरी है। आकर्षण हो रहा है तो एक उदासीन और एक आवेशित वस्तु के बीच में हो सकता है। या सीधा स्टेटमेंट दे दे, मान लो कि भाई क्या एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है, उस पर बल लगा सकती है? बिल्कुल लगा सकती है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल के लिए दोनों का आवेशित होना ज़रूरी नहीं है। एक आवेशित और एक उदासीन है तो भी चल जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। अब ये सारा पॉइंट आप लिखो पहले अपनी लैंग्वेज में अच्छे से, है ना। देखो आप ही को लिखना पड़ेगा अच्छे से, पॉज करके दोबारा देखो, पॉज करो, फिर लिखो कि क्या चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या उसमें आपको काम का लग रहा है, फिर अगली स्लाइड पे चलना। ठीक, तो आप पॉज करके लिख लो, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा। ये अपने काम कर रही है, ये रहा। बस बेटा ये लास्ट ही पार्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा है। तीसरी जो विधि है बेटा वो दे रखी है घर्षण द्वारा आवेश। ये अपने को पता है कि दो वस्तुएं अगर हम ले और उनको आपस में ऐसे घिसने लग जाए तो घर्षण के कारण क्या होगी, ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, सर्दियों में होता है ना, ऐसे करके हाथ गर्म हो जाते हैं। तो ऊष्मा जो उत्पन्न हुई, उस ऊष्मा को क्या करते हैं बेटा, देखो दो वस्तुएं हैं। ऑफकोर्स एक ऐसी होंगी जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़े ढीले तरीके से बंधे होंगे, एक वस्तु होंगी जिसने क्या किया, जिसका नाभिक इलेक्ट्रॉन को जोर से खींच के रखा होगा। तो जिसके इलेक्ट्रॉन थोड़े हल्के बंधे हुए हैं ना, वो उस ऊष्मा वाली ऊर्जा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब, और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। और दूसरा वाला जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा है, वो खट से उस इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो एक वस्तु होती है जिसको इलेक्ट्रॉन की भूख कम है, एक है जिसको भूख ज़्यादा है। ऐसा करने पे ऊर्जा निकलती है। जो कम भूखा है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की भूख नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन को लेगा, मतलब ऊर्जा को लेगा और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी तो चाहिए, वो एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस यानी नाभिक के बीच के बॉन्ड को कट कर देगा, तोड़ देगा। तो वो एनर्जी को लेता है, बॉन्ड तोड़ता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, और जो बहुत भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, वो खट से उसको खा जाता है। करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन को खाते जाएगा वो नेगेटिव होता जाएगा, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा।
तो एक प्लस और एक माइनस, एक ऋणात्मक और एक धनात्मक, ऐसे हो जाता है। तो ये जो विधि है जिसमें घर्षण द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके अवशोषण से इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे में चला जाए, ठीक, उसको हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन की विधि, ठीक। बाकी इसके अंदर कोई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं बनता। हाँ, एनसीईआरटी में 3-4 पदार्थ हैं, रबर, वूल, ये वो, कॉटन, उनको ज़रूर पढ़ लेना कि कौन ज़्यादा भूखा है और कौन कम, क्योंकि अगर आपको 2 चीज़ें दे दी कि घर्षण करने पे कौन नेगेटिव बनेगा और कौन पॉजिटिव, तो जब तक आपको एग्जाम्पल्स नहीं पता होंगे आप नहीं कर पाओगे, तो उसको एनसीईआरटी से पढ़ लेना। बाकी मेरे हिसाब से ये वाला लेक्चर अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। और मैंने फर्स्ट लेक्चर में कुछ भी मुश्किल नहीं पढ़ाया, बस एक वो आवेशन जो था ना, चालन द्वारा गोलों में जो आवेश निकालते हैं, वो इम्पॉर्टेंट था। K0 इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट जो था इससे पहले प्रतिकर्षण वाला, आवेशन वाला, वो इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो उन चीज़ों को एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और थियोरेटिकल सही था, मुश्किल था नहीं। अगला जो लेक्चर आएगा वो थोड़ा न्यूमेरिकल ज़्यादा होगा, थियोरेटिकल कम होगा, पर बेस तो अपने को 0 से ही बनाते हुए चलना, तो मैं पूरी वही कोशिश करूँगा, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करो। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।